हेलो दोस्तों। तो काफ़ी इंतज़ार के बाद प्रतीक्षा की घड़ी ख़त्म हुई और आखिरकार बीएसएससी अपने वेबसाइट पे ऑफिशियल वेबसाइट पे काउंसलिंग से संबंधित डेट जारी कर दिया है। तो आइए देखते हैं हम। तो इसमें आप देख रहे हैं कि थोड़ी लंबा नोटिफिकेशन है, तो इसे हम बारी बारी से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है इस नोटिस में और क्या क्या मांगा गया है। तो सबसे पहले है कि ये जो काउंसलिंग का डेट है वो 14/12/2021 से लेके 24/12/2021 तक NA कॉलेज पटना। पहले बार बार बामेटी की बात हो रही थी, तो ऐसा नहीं है। अब NA कॉलेज पटना पानी टंकी के पास पश्चिम में स्थित कॉलेज का तीसरा द्वार केनरा बैंक के सामने निर्धारित है। तो सबसे पहली तो बात ये हो गई कि काउंसलिंग जो होगी वो NA कॉलेज पटना में होगी, ठीक है। उसके बाद अभ्यर्थी को काउंसलिंग के निर्धारित समय से 1 घंटा पूर्व स्थान पर जाना होगा। तो आपको 1 घंटा पहले ही काउंसलिंग के जगह पर पहुंचना पड़ेगा। काउंसलिंग हेतु औपबंधिक रूप से आमंत्रित किए जा रहे हैं उनके द्वारा ऑनलाइन फॉर्म में जन्म तिथि, शैक्षणिक योग्यता इत्यादि संबंधित मूल प्रमाण पत्रों के साथ मिलान किया जाएगा। अब यहाँ ये है कि जो आपने फॉर्म भरा था उसके साथ जो जो आपने अटैच्ड किया है वही डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने होंगे। तीसरी बात जो उनका कहना है कि सबसे पहले आपका जो आपने पीटी में एग्ज़ाम दिया था और मेंस का एग्ज़ाम दिया था, उसके बाद जो भी उस समय बायोमेट्रिक लिया गया था उस बायोमेट्रिक का आपको मिलान किया जाएगा। उसके बाद आपका समीक्षा की जाएगी प्रमाण पत्रों का। उसके बाद यहाँ पे आयोग की तरफ से आप नीचे देख सकते हैं कि 2 प्रपत्र संख्या दिया गया है, एक प्रपत्र संख्या 1 और एक प्रपत्र संख्या 2। उसके बाद इसे भी फिल करना पड़ेगा। उसके बाद सबसे नई बात जो इसमें दिया गया है कि इस बार आपको ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको आपको पेन ड्राइव में करके ऑफिस ले जाना है और वहाँ वो आपसे ये पेन ड्राइव लेंगे। आपका डाटा वहाँ पे इंस्टॉल कर लिया जाएगा और आपको फिर पेन ड्राइव वापस दे दिया जाएगा। चलिए, अब है क्या क्या प्रमाण पत्र लगेंगे उसके बारे में। तो सबसे पहला है क्रमांक संख्या 1 में कि पूर्ण रूप से भरा हुआ एवं निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर एवं चिपका हुआ फोटोयुक्त प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो ये प्रपत्र संख्या 1 कौन सा है? तो ये देखिए, ये नीचे आपका प्रपत्र संख्या 1 है जिसमें आपको अनुक्रमांक भरना है, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, अनुक्रमांक। उसके बाद अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, गृह जिला, राज्य और मोबाइल नंबर, फिर ईमेल, जन्मतिथि देने होंगे, लिंग, उम्र का सत्यापन जो रखते हैं जिनका जितना उम्र है, और बिहार के अस्थाई निवासी हैं या नहीं। तो यहाँ जितना भी आपको दिख रहा है वो सारे को आपको फिल करना पड़ेगा। तो ये हो गया प्रपत्र संख्या 1। दूसरा है बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा लिखित परीक्षा, मुख्य परीक्षा हेतु प्रमाण प्रवेश पत्र। तो जो आपका आयोग की तरफ से प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी हुआ था उसको भी आपको साथ लेके जाना होगा। तीसरा है मैट्रिक अथवा समकक्ष उत्तीर्णता का मूल अंक प्रमाण पत्र। अब यहाँ अंक पत्र भी चाहिए और प्रमाण पत्र भी चाहिए। चौथा में है इंटरमीडिएट का मूल पत्र और प्रमाण पत्र। 5वां है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्धारित जाति प्रमाण पत्र। तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि आप यहाँ पे सीओ से भी बनवा सकते हैं, एसडीओ से भी बनवा सकते हैं और डीएम से भी बनवा सकते हैं। तो मिनिमम आप सीओ से बनवा के तो ज़रूर जाएं।
पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा के लिए मतलब ओबीसी के लिए भी आपको चाहिए। क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र भी चाहिए। और विकलांगता संबंधित प्रमाण पत्र। 8वां में है अस्थाई आवास प्रमाण पत्र चाहिए, वो भी सीओ द्वारा हो जाएगा। 9वां है भूतपूर्व सरकारी सेवक संबंधित प्रमाण पत्र। और यहाँ जो सबसे बड़ी बात है कि टंकन संबंधित ये भी प्रमाण पत्र चाहिए। और आशु प्रमाण पत्र भी, आशु लेखन प्रमाण पत्र भी चाहिए। कंप्यूटर दक्षता, MS ऑफिस बेसिक, वर्ड प्रोसेसिंग का ज्ञान संबंधी प्रमाण पत्र भी चाहिए। फिर आप यहाँ देख रहे हैं कि 13 नंबर में बोल रहा है कि डिप्लोमा से कंप्यूटर जो DCA प्रमाण पत्र है वो भी आपको लगेगा। फिर चौथा में भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थाओं से व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं डिप्लोमा ITI सर्टिफिकेट कोर्स। तो इसका मतलब जो भी आपने मेंस के फॉर्म में दिया हुआ था वो सारे का प्रमाण पत्र आपको वहाँ देना पड़ेगा। फिर यहाँ भारतीय पुनर्वास परिषद की मान्यता प्राप्त संस्थाओं से भी निर्गत प्रमाण पत्र चाहिए। और विदेशी भाषा के ज्ञान संबंधी प्रमाण, और वो इंग्लिश छोड़कर, चाहे आप इटालियन बोल रहे हैं, चाहे फ्रांसीसी लैंग्वेज कोई भी हो, लेकिन अंग्रेजी छोड़कर उसका भी प्रमाण पत्र देना होगा। फिर यहाँ फ़ोटोयुक्त पहचान पत्र में आप आधार कार्ड दे सकते हैं, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब दे सकते हैं। उसके बाद 18 नंबर में कि 1 से लेकर 17 तक जितने भी प्रमाण पत्र आपको यहाँ देने होंगे उसका आप 3 सेट बनाकर ज़रूर ले जाएं, और वो भी स्वाभिप्रमाणित होना चाहिए। और 19वां है पेन ड्राइव। अब जितने भी उपरोक्त हैं उसका पेन ड्राइव में भी आप PDF बना के ले लें, स्कैन करके PDF बना लें, और वहाँ आपको उसको आयोग को देने होंगे। और इसमें जो आप पेन ड्राइव में डालेंगे वो फोल्डर में अपना रोल नंबर डाल देंगे, फोल्डर का नाम रोल नंबर से बना लेंगे, और जो कि यहाँ से आपका डायरेक्ट वहाँ वो ट्रांसफ़र कर ले और आपको वापस पेन ड्राइव दे दें। सबसे बड़ी बात जो कि बच्चे के लिए अभी तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, वैसे 7 साल हो गया है इसका, लेकिन फिर भी आयोग थोड़ा सा अपने मन की सुनते हुए ये जितने भी प्रमाण पत्र हैं वो 31/10/2014 तक ही मान्य हो, चाहे वो शैक्षणिक हो, तकनीकी हो और वांछनीय योग्यता हो, सारे प्रमाण पत्र 31/10/2014 तक ही मान्य होंगे। ये साफ साफ लिख दिया गया है। उसके बाद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति मतलब SC ST के लिए जो निर्गत जाति प्रमाण पत्र है वो भी आपको 31/10/2014 और जो बाद में बढ़े थे 13/3/2016 तक जो लागू होगा उसी तक मान्य होगा, या 2014 तक जो भरे थे फॉर्म उसका तो 2014 तक लगेगा। जो 2016 के लिए एलिजिबल हैं उसे 13/3/2016 तक का देना पड़ेगा। पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा के लिए मतलब OBC जो हैं उसको 31/10/2014 तक सेम प्रोसेस, और जो 2016 तक एलिजिबल हैं उसे 13/3/2016 तक का देना पड़ेगा। और नीचे है कि एक बार आपको समय पे पक्का पहुंच जाना है। अगर आप समय पर उपस्थित नहीं हो जाते हैं तो आपको काउंसलिंग में दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए आप लोग ये सुनिश्चित कर लीजिए कि सभी को अपने काउंसलिंग डेट के दिन अपने टाइम से 1 घंटा पहले ज़रूर जाना होगा। 1 घंटा पहले ज़रूर जाइए जिससे कि आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। और नीचे साफ साफ लिख दिया है कि काउंसलिंग में जाना आपके लिए जॉब निर्धारण नहीं करेगा, मतलब कि काउंसलिंग मात्र में बुलाए जाने के आधार पर आप भविष्य में नियुक्ति का दावा नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ नोट में भी लिखा गया है कि आप मास्क पहने रहेंगे, हैंड सैनिटाइजिंग करते रहेंगे, तो वो आपको यहाँ पे कोविड प्रोटोकॉल का भी अच्छे से पालन करना पड़ेगा। उसके बाद ये
प्रपत्र संख्या 1, जिसे आपको अच्छी तरह से फिल करना है, सही सही जानकारी देना है। और आपका भरा गया प्रपत्र संख्या 1 और जो आपने फॉर्म भरा है उन दोनों का मैच किया जाएगा। उसके बाद जो फॉर्म बी के लिए एलिजिबल हैं वो फॉर्म बी भरेंगे। तो सबसे बड़ा जो इसमें समस्या आएगा कि ये इतनी लंबी वैकेंसी है, इतना दिन हो गया है। अब 2014 में कौन उस समय का आवासीय जाति बना के रखा होगा। लेकिन फिर भी खैर, अब ये आयोग ने बोल दिया है तो जमा तो करवाना ही होगा, और हो सकता है वहाँ जाके कुछ निष्कर्ष निकले। इससे अच्छा है कि आपके पास अगर है तो उसे आप ज़रूर अपने पास रख लें, जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो। अब नीचे देखते हैं, 2 शिफ्ट में लिया जा रहा है। सबसे पहला शिफ्ट तो है आपको 9:30 बजे से, और दूसरा शिफ्ट है आपको 2 बजे से। तो मतलब पहला शिफ्ट 9 बजे से, दूसरा शिफ्ट 2 बजे से। इसी तरह दो शिफ्ट पर डे लेके आपको 14 तारीख से लेके 24 तारीख तक के बीच ये फाइनल करा लिया जाएगा। तो एक दिन में लगभग एक शिफ्ट में 5 से 6 से बच्चे को लिया जा रहा है। तो आप एक बार इस नोटिस को आप अच्छे से पढ़िए। इसमें जो जो डॉक्यूमेंट्स लग रहा है उसे आप इकट्ठा कीजिए। और अब ज़्यादा टाइम है नहीं, 7 दिन का टाइम दिया है। जितना जल्दी हो सके आप अब जो डॉक्यूमेंट्स बना लिए हैं वो इसमें मिला लीजिए। जो कमी है उसे पूरा कीजिए। जो डॉक्यूमेंट्स अभी भी नहीं बनाए और अभी तक इसका इंतज़ार कर रहे थे क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा, तो अब आपके पास नोटिस आ गया है। तो आप इसको देख के आप आसानी से देख सकते हैं कि क्या लगेगा और क्या नहीं लगेगा। और जो आपके पास है वो तो है, जो नहीं है उसे आप जाके जैसे भी हो उसे बनवाइए और आप काउंसलिंग में हिस्सा लीजिए। चलिए ठीक है, तब आज इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।